जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग जो हैं वो ठीक होंगे। और पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को रमज़ान की। और होप सो आप सारे लोग जो हैं वो हेल्दी होंगे और रोज़े रख रहे होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो हमने क्योंकि अपना जो चैप्टर था पेरेंटल का वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो होगा जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा सस्पेंशन का, उसके ऊपर। तो ये मैं आपको इसके नोट्स जो हैं वो दफ्तर में रह गए हैं, मेरे पास नहीं है, ऑफिस में रह गए हैं। लेकिन आप सबके पास लैकमैन होगी, तो ये बेसिकली लैकमैन से हम लोग ही करेंगे। और ये लैकमैन में पेज नंबर जो है वो 488 है। एडिशन जो है लैकमैन का स्पेशल इंडियन एडिशन 2009 है मेरे पास। इसमें सस्पेंशन का चैप्टर है और फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन का टॉपिक है। ठीक है, रीज अगर यहाँ पे हो तो मुझे बताएं, यहाँ से मैं हमने शुरू करना था। तो मैं उसमें लिख देता हूँ कि ये स्पेशल इंडियन एडिशन पेज नंबर 488 लैकमैन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। ये जी हमारा आज का टॉपिक है। मैंने जी आयशा जी आप लोग ज्वाइन कर लें तो फिर मैं शुरू करता हूँ। सो फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन हमने पहले भी की हुई है आप लोगों ने, इसलिए ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं मैं जाऊँगा। पेरेंटल वाले चैप्टर का अलग पीडीएफ बना दें, मैंने बात नहीं समझा बेटा। वो तो मैंने आपको सारे इन दी फॉर्म ऑफ पीडीएफ भेजे हैं, आपको मैंने सारे नोट्स। तो ये जो हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन है, ये पहले आप लोगों हमने 2-3 दफ़ा पहले भी की है। वही चीज़ें बार बार जो है आगे रिपीट हो रही हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल के अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ बेटा, रेमिंगटन हैवी तो है, तो आप ही बना लो नोट्स इसके, फिर उसको पीडीएफ में तस्वीरें खींचें, उसकी स्कैन करें और उसको बना दें। आयशा आप कर लें ये काम, सीख लें, आपको आ जाएगा। बना के तो भेज दें ग्रुप के अंदर, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, तो फिर हम लोग अभी 7 लोग हो गए, हम लोग फिर शुरू करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 वेज़ हैं फॉर्मुलेशन सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करने के। एक वे है कि, या आप ये कह सकते हैं कि 2 किस्म की सस्पेंशन हम लोग फार्मूलेट कर सकते हैं। एक वो सस्पेंशन है जिसको हम लोग एग्रीगेटेड सस्पेंशन या ओपन नेटवर्क एग्रीगेट कहते हैं। इस सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लोक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरा वे जो होता है सस्पेंशन को बनाने का, वो हमारे पास डिस्पर्स सिस्टम का होता है। इसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो इंडिविजुअली बिहेव कर रहे होते हैं। और अगर मैं जनरली थोड़ा सा आपसे कुछ बातें डिस्कस करूं रिगार्डिंग दिस, तो जहाँ पे एग्रीगेटेड सस्पेंशन होती है वहाँ पे फ्लोक्यूल्स बनते हैं, और वो फ्लोक्यूल्स जो हैं वो बहुत इजीली रीडिस्पर्सेबल होते हैं। हाँ, वो सेटल डाउन बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बड़े इजीली रीडिस्पर्स भी हो जाते हैं। वेयर एज जो डिस्पर्स सस्पेंशन होती है, इसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम के अंदर, और हाँ वो टाइम लेते हैं सेटल डाउन होने में, लेकिन अगर वो सेटल डाउन हो जाएं तो फिर उनकी रीडिस्पर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है।
जहाँ तक हमारी एग्रीगेटेड सस्पेंशन की बात है, तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोगों ने सस्पेंशन पहले डिस्कस किया था तो हमने ये पढ़ा था कि सस्पेंशन के अंदर एग्रीगेशन को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करें या उसका ज़ीटा पोटेंशियल जो है उसको आप चेंज करें। तो वो ज़ीटा पोटेंशियल चेंजिंग जो है वो बाय दी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थी। फिर हम लोगों ने शोल्ज़े-हार्डी रूल पढ़ा था और हमने उसमें ये देखा था कि डिफरेंट किस्म के मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट आयंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो आयंस जो हैं वो जब आप सिस्टम के अंदर डालते हैं एज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो डिपेंडिंग अपॉन देयर डिपेंडिंग अपॉन चार्जेस ऑन देम, वो अपने जो एग्रीगेशन है वो करवाते हैं। ठीक है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग वो एग्रीगेशन करवाते हैं। अब यहाँ पर भी यही जिक्र है कि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, अगर आपने एग्रीगेटेड सस्पेंशन बनानी है तो हमने मेजर्ड अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स को सस्पेंशन के अंदर जो है वो ऐड करना है। और उससे पहले आपकी सस्पेंशन के अंदर प्रॉपर सस्पेंडिंग एजेंट्स और प्रॉपर सर्फेक्टेंट्स होने चाहिए, ताकि आपकी सस्पेंशन जो है उसमें इंटरफेशियल टेंशन जो है वो रिड्यूस्ड हो। अगर इंटरफेशियल टेंशन भी बीच में होगी और साथ में आप इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रोलाइट फिर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकेंगे। तो पहले तो ज़रूरी है कि प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से पहले ये ज़रूरी है कि प्रॉपर अमाउंट में सर्फेक्टेंट आप डालें। जब आपकी इंटरफेशियल टेंशन जो है सस्पेंशन की वो रिड्यूस हो जाए तो फिर उसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। तो जितने प्रॉपर इफ़ेक्ट तब आएगा वो आमतौर पे नहीं आता। कंसंट्रेशन कितनी आपने ऐड करनी है तो वो डिपेंड करता है शोल्ज़े-हार्डी रूल के ऊपर। वो रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आमतौर पे जब कोई किसी किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी ना हो तो इन दैट केस एल्यूमिनियम क्लोराइड या पोटाशियम जो बायोफॉस्फेट है ये बड़ा अच्छा एग्रीगेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। मैं फिर से नाम लेता हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड और पोटाशियम बायोफॉस्फेट। अगर ये आपकी फार्मूलेशन के साथ रिएक्टिव नहीं हैं तो दीज आर वेरी गुड एग्रीगेटिंग एजेंट्स। आमतौर पे इन प्रैक्टिस नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स जो हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। इन नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स को डिस्पर्जन बनाने के अंदर यूज़ करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास ट्वीन्स हैं, हमारे पास पैन्स हैं, हमारे पास कार्बोवैक्सेस हैं इनको हम लोग यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली। और इनको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जितने भी नॉन आयनिक सरफेक्टेंट हैं इनकी क्वांटिटी को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी जो है वो इनकी यूज़ करते हैं। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो फिर ये क्रिटिकल मासिल कंसंट्रेशन से ऊपर अगर चला गया तो ये फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे, या आप ये कह लें कि एग्रीगेशन से आगे चले जाएंगे और कोagulates बना देंगे ये। ठीक है, तो फ्लोक्यूल्स की जगह पे अब एग्रीगेशन हो जाएगी। और एग्रीगेशन का हमने आप बताया था कि फ्लोकुलेशन जो है वो बेहतर होती है, एग्रीगेशन बेहतर नहीं होती। इसके अलावा एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ केसेस में हम लोग ख़ास तौर पे जो हमारी प्रेपरेशन होती है जिसके अंदर अगर आप ये कह लें कि सस्पेंशन जो है वो कोई एलिगेंट डोजेज फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये सस्पेंशन जो कि एलिगेंट डोजेज फॉर्म नहीं है, इसको एलिगेंट बनाने के लिए कुछ केसेस में हम लोग फिर एक नई टर्म यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, जो कहलाती है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ये प्रोटेक्टिव कोलाइड्स जो हैं ये बेसिकली वही काम करते हैं जो सरफेक्टेंट्स कर रहे होते हैं, या इस केस के अंदर ये सरफेक्टेंट्स जो काम कर रहे होते हैं कि सिस्टम के अंदर सिस्टम को यूनिफॉर्मली डिस्पर्स कर रहे होते हैं। लेकिन सरफेक्टेंट जो हैं वो ये काम करते हैं बाय डिक्रीजिंग द इंटरफेशियल टेंशन। लेकिन जो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हैं ये इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज़ नहीं करते, रादर ये विस्कोसिटी को बढ़ा के सिस्टम को स्टेबल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक तो ये विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं और दूसरा ये ज़ीटा पोटेंशियल को बढ़ाने की एबिलिटी भी रखते हैं। तो इस तरीके से ये एक मैकेनिकल बैरियर बना देते हैं जो कि फिर सस्पेंशन पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड, वो मैकेनिकल बैरियर की वजह से सस्पेंडेड ही रहते हैं। जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी, पार्टिकल सेटल डाउन ज़रा लेट होगा। इस तरीके से जब उसका ज़ीटा पोटेंशियल हर पार्टिकल का ज़्यादा होगा तो वो दूसरे को रिपेल करेंगे, और उस रिपेल्शन की वजह से भी पार्टिकल एक जगह पे जो है रुका रहेगा, वो मूव ज़्यादा नहीं करेगा और सेटल डाउन होने के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। आमतौर पे हम लोग जो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हैं इनकी कुछ
% कंसनट्रेशन जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये कंसनट्रेशन जो है ये लिमिटेड है टू में से ऐसी जो फार्मूलेशन हैं, जो टॉपिकल फार्मूलेशन हैं, उन तक ये लिमिटेड है। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है ये भी एज अ व्हीकल जो है वो यूज़ करते हैं, और कमर्शियली इसको हम लोग जो हमारे पास ट्रिपल सल्फोनामाइड सस्पेंशन है, इसके अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सल्फोनामाइड सस्पेंशन के अंदर जो मार्केट अवेलेबल है मार्केट में, उसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी वजह से चांसेस ये होते हैं कि एल्कलिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी सस्पेंशन की। तो इसको ज़रा नज़र में रखते हैं कि ये जो एल्कलिनिटी अगर बढ़ गई है सस्पेंशन की, तो ये आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट को ख़राब ना करे या उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जो हैं वो एज अ नॉन रिएक्टिव जेल के तौर पे, जेलिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है। सो अगर इसको दोबारा से रिपीट करूँ आपके लिए, तो एग्रीगेटेड या ओपन नेटवर्क एग्रीगेट, जिसको हम फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन भी कहते हैं, ये बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड करें। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ तो आपके पास एक प्रॉपर सरफेक्टेंट होना चाहिए, ताकि किसी किस्म की जो भी हमारे पास इंटरफेशियल टेंशन एग्जिस्ट करती है वो ख़त्म हो। उसके बाद फिर शोर्जे-हार्डी रूल के तहत हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी, एल्यूमिनियम क्लोराइड की एग्जांपल दी और साथ में पोटाशियम बाइफॉस्फेट की एग्जांपल दी। ये कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स को भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें स्पैन्स और ट्विन्स और कार्बोवैक्सेस हैं। डिटेल्स लिखी हुई हैं बुक में से, आप पढ़ सकते हैं। और ये नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स जो हैं ये बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट करते हैं और सस्पेंशन को एग्रीगेशन की तरफ लेके जाते हैं और फ्लोक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने इनको ऐड नहीं करना होता, बिकॉज अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर ये क्रिटिकल मासिल कंसनट्रेशन की तरफ ले जाएंगे और ये सरफेक्टेंट वाला काम करेंगे, और उसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे, एक कोक्यूल बना देंगे, और वो कोक्यूल या एग्रीगेट जो है उसको फिर सेपरेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने एग्जांपल आपको दी वो बताई कि आप प्रोटेक्टिव कोलाइड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स जो हैं वो सरफेक्टेंट से बेहतर काम करते हैं इस तरीके से कि ये दे डू नॉट डिक्रीज द इंटरफेशियल टेंशन, रादर दे इंक्रीज द जीटा पोटेंशियल एंड विस्कोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो दोनों केसेस में पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह पर रुके रहते हैं, मूव नहीं करते, और शट डाउन होने के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और एग्जांपल दी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की। ये जेल भी विस्कोसिटी इम्पार्टिंग जेल है, ये भी विस्कोसिटी बढ़ाती है, जेलिंग एजेंट के तौर पे काम करती है। ये इटसेल्फ जो है बड़ा अच्छा एग्रीगेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि जिसमें आप इसको यूज़ करते हैं उसकी एल्कलिनिटी बढ़ जाती है। तो अगर एल्कलिनिटी बढ़ने की वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो ख़राब होता है या उसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू बनता है, तो इन दैट केस फिर हमें इसको यूज़ नहीं करना होता। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था हमारे पास एग्रीगेटेड सिस्टम का फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो डिस्पर्स सिस्टम है, कि आपने अगर डिस्पर्स सिस्टम बनाना है तो वो हम लोग जो हैं वो कैसे बनाते हैं। इसके लिए अगर आपको याद हो, आपने एक फंडामेंटल पढ़ा था पार्टिकल इंटरेक्शन एंड बिहेवियर, और उसके अंदर आप लोगों ने डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें देखी थी कि पार्टिकल का इंटरेक्शन जो है वो आपस में कैसा होता है, और उस इंटरेक्शन के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। टू मेंटेन दिस स्टेट हाउ एवर विस्कोसिटी इम्पार्टिंग सस्पेंडिंग एजेंट इज यूजुअली रिक्वायर्ड एज एन एडजुएंट। अब अगर आपने सिस्टम को डिस्पर्स रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि आप विस्कोसिटी सिस्टम की बढ़ा दें। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी आप बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली विस्कोसिटी इतनी नहीं बढ़ानी कि वो आप उसको पोरिंग डिफ़िकल्टी हो या आपका सिस्टम मूव भी ना करे, लेकिन हाँ आप इतनी बढ़ा सकते हैं कि सिस्टम जो है वो इजीली पोर हो सके। तो जितनी आप विस्कोसिटी बढ़ाएंगे सिस्टम डिस्पर्स उतना ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा दीज एजेंट्स रिटार्ड सेटलिंग एंड एग्लोमरेशन ऑफ द पार्टिकल by functioning as an energy barrier which minimizes the interparticular interaction and ultimately aggregation। तो बेसिकली यही एग्जांपल यहाँ पे है कि जो विस्कोसिटी इम्पार्टिंग सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं ये एक फिजिकल बैरियर बनाते हैं बिटवीन दी पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स फिर आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो ये दो काम करते हैं, एक तो पार्टिकल को आपस में जोड़ने से रोकते हैं, मतलब फ्लोक्यूल नहीं बनेंगे, एग्रीगेट्स नहीं बनेंगे, और नंबर 2 जब विस्कोसिटी ज़्यादा है तो पार्टिकल फिर फ्लोट करता रहेगा, सेटल डाउन भी मुश्किल से होगा। इसके अंदर हमारे पास प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी यूज़ हो सकते हैं, विस्कोसिटी इंड्यूसिंग एजेंट्स हैं, सरफेक्टेंट्स हैं, डिस्पर्सिंग एजेंट्स हैं, इनको हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा
इन्हीं को इनका कम्बिनेशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो स्टोक्स लॉ है। अगर स्टोक्स लॉ आपको याद हो तो क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी पार्टिकल जब किसी फ्लूइड के अंदर से विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करता है तो उसकी मूवमेंट जो है कितनी टाइम पे वो मूव कर रहा है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा रहा है, वो गवर्न होती है बाय द यूज़ ऑफ स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ को गवर्न करता है। तो यहाँ पर भी वो तमाम फंडामेंटल स्टोक्स लॉ के यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमारे पास पार्टिकल साइज़ है, डेंसिटी ऑफ द व्हीकल है एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल है एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है। तो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उसके अंदर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस था, फिर उसके अंदर जो कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट ड्रैग फोर्स कोफिशिएंट था, वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट था। तो ये सारे फंडामेंटल्स जो हम लोग पहले बेसिकली हम लोग ये चीज़ें सारे पहले पढ़ के आ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे वो कंबाइन कर रहा है चीज़ों को। Some of the suspending agents used to a large extent in formulation include modified cellulose polymers। जो हम आपके पास जितने भी सेलुलोज पॉलीमर्स हैं, जिसमें सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, मिथाइल सेलुलोज है, इथाइल सेलुलोज है, ये सारे इसके पॉलीमर्स इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा जिसमें प्रोटीन है, जिसमें जेलेटिन है, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज मैं आपको बता चुका हूँ, मिथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज है, मेथोसिल के नाम से भी अवेलेबल है। इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन अवर ओरल टॉपिकल प्रेपरेशन। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो है ये एनायनिक पॉलीमर है, और जो मिथाइल सेलुलोज है या हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज है ये नॉन आयनिक है। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आयनिक है और कौन सा नॉन आयनिक है, बिकॉज ये फिर अल्टीमेटली आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है उसकी जीटा पोटेंशियल को, और फिर एग्रीगेशन ऑफ सस्पेंशन की तरफ चीज़ जो है वो जा सकती है। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इज़ यूज इन द कंसंट्रेशन अप टू 0.5% in injectable preparation. In all dosage form they are frequently used in higher concentrations because of the higher solid content in this system. 0.5% क्वांटिटी जो है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज की हम लोग यूज़ करते हैं सस्पेंशन, वो सस्पेंशन जो पैरेंटल टाइप की है। जहाँ तक सस्पेंशन ओरल की बात है तो ओरल के अंदर क्योंकि सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होता है तो उनको फिर डिस्पर्स रखने के लिए आपको क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ता है। Sodium carboxymethyl cellulose does have some disadvantages. It is incompatible with a number of electrolytes and quaternary ammonium compounds and is formed complexes with certain surfactants. सोडियम CMC सरफेक्टेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी इंटरेक्ट करता है। सो ये इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए जब आपने इसको यूज़ करना है तो आपने पहले इसकी कंपेटेबिलिटी को स्टडी करना है। मिथाइल सेलुलोज या हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज जेल ऑन हीटिंग and are affected by electrolytes। मिथाइल सेलुलोज या हाइड्रोक्सी प्रोपाइल MC या HPMC ये दोनों के दोनों जो हैं जब इनको हीट करें तो ये जेल बनाते हैं, और इस वजह से ये इंटरेक्ट भी करते हैं विद अदर इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल। वन ऑफ द मोर यूजफुल ऑन टोटल सिंथेटिक पॉलीमर इज पॉलीएक्राइलिक एसिड, इसको आप कार्बोपोल कहते हैं, जो कि आप लोग यूज़ भी करते आए हैं। It is used mostly in external lotion and gel preparations, also being uniformly dispersed in water to neutralize with an organic amine such as triethylonamine। आप लोगों ने ये काम किया था विस्कोसिटी इम्पार्ट करने के लिए। ये सिस्टम को 6 से लेकर 10 तक की जो है pH पे ये देता है। The material is extremely sensitive to elation of electrolyte, but is suited to use of but it is suited for use usually in aqueous and non-aqueous systems. These polymer agents function primarily to protect colloids such as alter the viscosity of the system। जितने भी सिस्टम्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें मिथाइल सेलुलोज था, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज था, HPMC था, मेथोसिल था, ये सारे के सारे विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स हैं, और ये विस्कोसिटी इम्पार्ट करने की वजह से सिस्टम को डिस्पर्स रखते हैं। जहाँ तक कार्बोपोल की बात है तो कार्बोपोल हम लोग जो टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स हैं, टॉपिकल सस्पेंशन हैं, उसके अंदर हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी हाईली सेंसिटिव हैं टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और इनका बनाया हुआ जो सोल्यूशन कह लें, सस्पेंशन कह लें, उसकी pH जो है वो 6 से लेकर 10 तक होती है, जिसको एडजस्ट किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ ट्राइथेनोलामाइन, ताकि ये विस्कोसिटी इम्पार्ट कर सकें, बट दे कैन इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज़ अ डाउनफॉल ऑफ दीज एजेंट्स। इसके अलावा ये तो तमाम आपके आयनिक और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स से। एक और एग्जांपल यहाँ पे आ रही है, वो आ रही है क्लेस की। क्लेस को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ सस्पेंडिंग एजेंट फॉर डिस्पर्सिंग एज अ डिस्पर्सिंग एजेंट। इसके अंदर हमारे पास जो है वो हाइड्रेटेड एलुमिनियम एंड मैग्नीशियम सिलिकेट की एग्जांपल आती है। ये क्लेस भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर दोबारा से एग्जांपल आई है।
They hydrate further in water to a high degree to form colloidal dispersion and high viscosities. ये जो पानी में आप डालते हैं तो ये हाइड्रेट होते हैं, हाइड्रेट होने के बाद कोलाइडल विस्कोसिटीज़ बना देते हैं, ये कोलाइडल डायमेंशंस बना देते हैं, जिसके अंदर फिर विस्कोसिटी बढ़ जाती है और सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाता है. The manner in which the member of the group are prepared, however, had a profound effect on the final product. The clay should always be added into the water with high shear to affect uniform dispersion of the and maximum hydration. Clays को आपने जब भी ऐड करना है अपनी फॉर्मुलेशन के अंदर तो हाई शेयर के साथ ऐड करना है. हाई शेयर का से मुराद यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा एजिटेशन के साथ ऐड करना है, अदरवाइज लम्प्स फॉर्मेशन हो जाएगी. लम्पिंग से बचने के लिए आमतौर पे 8.5 से 9.5 तक की pH की डिस्पर्जन जो है ये क्लेस बनाते हैं. विस्कोसिटी ऑफ दी, इसलिए दे पोजेस एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी एज वेल. तो अगर आपकी कोई प्रेपरेशन एसिडिक है और आपने न्यूट्रलाइज करना है और आपने उसमें विस्कोसिटी भी इम्पार्ट करनी है तो क्लेस जो हैं वो बेस्ट उसके लिए सूटेड है. 5 to 10% डिस्पर्जन्स जो हैं वो ओपेक जेल बनाती हैं इनकी. अगर आप 5 to 10% क्लेस लें तो आपको एक ओपेक जेल जो है वो मिलेगी. क्लेस कैन बी फॉर्मुलेटेड इन सिस्टम इन विच the pH is between 6 to 11 but they are more stable at the pH between 9 to 11. 6 to 11 pH के अंदर ये आमतौर पर काम करते हैं, लेकिन 9 से 11 तक ये मोर ज़्यादा स्टेबल हैं. अल्कलाइन बफर्स यूजुअली आर इंक्लूडेड टू मेंटेन द pH. क्योंकि आपने pH को मेंटेन रखना है 6 to 11 तक, इसलिए आपने अल्कलाइन बफर्स ऐड करने हैं ताकि pH जो है सिस्टम की वो मेंटेन रहे. ठीक है जी. इसके अलावा ऑल डिस्पर्जन ऑफ द क्लेज आर ड्रास्टिकली इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन अकॉर्डिंग्स विद द शोज हाइड्री रूल. जितनी भी डिस्पर्जन आप लोग पढ़ रहे हैं वो तमाम, चाहे वो आयनिक सरफेक्टेंट्स हों, चाहे वो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स हों या पॉलीमर्स हों, चाहे वो क्लेज हों, वो सारे के सारे इफेक्ट होते हैं बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. क्ले सस्पेंशन एंड जेल्स आर एक्सलेंट मीडिया फॉर मोल्ड ग्रोथ, इसलिए इनके अंदर फिर हमें प्रिजर्वेटिव को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है जी. As noted, another Stokes law factor that is especially important is degrading system with density of the medium. There are several ways to approach density adjustment with feasible addition of a system of non-active surfactants such as sorbitol, polyvinyl pyrrolidine, glycerine, sugar और one of the polyethylene glycol. आपने एक फैक्टर और था हमारे पास, वो फैक्टर था आपका स्टोक्स लॉ के अंदर डेंसिटी ऑफ द मीडियम. तो मीडियम की डेंसिटी अगर आप बढ़ाएंगे वो भी सिस्टम को डिस्पर्स रखेगी. तो उसके लिए आप अपनी व्हीकल के अंदर सर्टन सब्सटेंसेस को ऐड कर सकते हैं. उन सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास सॉर्बिटोल है, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन है, ग्लिसरीन है, शुगर है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है. डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो जितनी होगी, अगर उस पानी के अंदर आप शुगर को ऐड करके शीरा बना लें तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी. तो यही यहाँ पे है कि आप चीज़ें मिक्स करते हैं तो डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाती है. जब डेंसिटी व्हीकल की बढ़ जाती है तो डिस्पर्जन फैक्टर जो है वो भी बढ़ जाता है. तो ये जी आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने जो है फार्मूलेशन ऑफ द सस्पेंशन जो है वो हमने आज कवर किया. इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से आप कर सकते हैं. कल हम लोग इंशाल्लाह रियोलॉजिकल कंसिडरेशंस, फार्मूलेशन एडजुएंट्स जो हैं और प्रेपरेटिव टेक्निक्स जो हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एवेलुएशन ऑफ सस्पेंशन का टॉपिक जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. और इंशाल्लाह इन फर्दर 2 more लेक्चर्स ये सस्पेंशन का आपका चैप्टर जो है ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा. फिर हमारे पास एक चैप्टर रह जाएगा और वो कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि ऐसे चैप्टर तो मैं उसको नहीं कहता बिकॉज उसमें है कि आपने इक्विपमेंट्स के बारे में डिटेल लिखनी है. और वो इक्विपमेंट के बारे में डिटेल जो है वो आप इंडस्ट्रियल की लैब में 7 सेमेस्टर में लिख चुके हैं. इसके अलावा जितने भी सेमी सॉलिड प्रेपरेशन वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं वो सारे के सारे उनके लिए इक्विपमेंट्स आप पढ़ चुके हैं. तो एक बार एक फ़्लैश बैक ही होगा तो वो भी इंशाल्लाह 4 to 5 लेक्चर्स में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा. तो इन शॉर्ट 6 to 7 लेक्चर्स में मोर आपका कोर्स जो है इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट कर दिया जाएगा. कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे से पूछ सकते हैं. इसके अलावा प्रैक्टिकल्स जो हैं वो आप लोगों ने लिख लिए होंगे. मेरा ख्याल है 12 प्रैक्टिकल्स जो हैं वो हो चुके हैं. 2 से 3 प्रैक्टिकल्स मैं आपको और इंशाल्लाह लिखवाऊँगा और वो हम लोग जो है मैं आपको कल इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की डिटेल्स जो है वो मैं आपको दे दूँगा. ठीक है जी. कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और दैट्स इट. तो इस लेक्चर जिसके पास बुक अवेलेबल है काइंडली चले मैं खुद ही अभी इसकी तस्वीर भेज देता हूँ आप लोगों को.
ठीक है, मैं मेरे पास है, मैं आपको अभी इसकी एंड तक की तस्वीर जो है मैं आपको भेज देता हूँ ताकि आप लोग इसकी तैयारी कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और 53 स्टूडेंट्स ने जो है वो आज ज्वाइन किया है आउट ऑफ 84 है मेरा ख्याल है आप लोग। तो अभी परसेंटेज निकाल के तो मैंने अपलोड भी करता हूँ लेक्चर आपको। ठीक है जी, तो जो भी दोस्त इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, काइंडली स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करके तो इसको फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग शेयर कर दें, और उसामा मुझे इसका लिंक जो है वो आप भेज दें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।